गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका एक लंबे समय अंतराल के बाद। मैं हूं सूर्य प्रकाश शर्मा और हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट सेकंड का फर्स्ट पेपर शुरू करेंगे। रादर गलती से सेकंड लिख गया है यहाँ पर। ये फर्स्ट पेपर हम शुरू कर रहे हैं वापस से। इसमें हम फर्स्ट पेपर का बी सेक्शन शुरू करेंगे आज हम। और बी सेक्शन में आपको पढ़ना होता है संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। ए सेक्शन में हमने ब्रिटेन का संविधान पढ़ा था और बी सेक्शन हमारा है संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। इस बीच हमने सेकंड पेपर का भी ए सेक्शन पूरा कर लिया और बी सेक्शन शुरू करके हमने उसको छोड़ दिया। तो वापस हम पेपर फर्स्ट पर लौटते हुए आज शुरू करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। संयुक्त राज्य अमेरिका एक, अगर हम बात करें राज्यों के इतिहास की, देशों के इतिहास की, तो अपेक्षाकृत एक नया देश है। जो बड़े देश अगर सुपर पावर्स की बात करते हैं तो एक अपेक्षाकृत नया देश है जिसकी स्थापना 1789 में हुई, 1789। जब से संयुक्त राज्य अमेरिका बना, और अगर हम इस क्षेत्र की बात करें तो बाकी दुनिया के लिए एक नई खोज थी। 15वीं शताब्दी के अंत में जाकर के इसकी खोज हुई। आपको पता है क्रिस्टोफर कोलंबस जो एक स्पेनिश यात्री थे, वो 1492 में वेस्ट इंडीज द्वीपों में तक पहुंचे और फिर अमेरिका पहुंचे। तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो भारत की पहुंचने के लिए निकला था वो पहुंच गया अमेरिका, और इस प्रकार से अनजाने में ही उन्होंने अमेरिका महाद्वीप की खोज करी दुनिया के लिए। अमेरिका महाद्वीप पहले से मौजूद था, ऐसा नहीं था कि नहीं था, लेकिन यूरोप के लोगों के लिए, बाकी दुनिया के लिए अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने करी। इसी तरह आपको पता 1498 में वास्को डिगामा भारत आए थे। पुर्तगाली नाविक थे ये। और उसके बाद फिर उपनिवेशवाद का एक दौर शुरू हुआ था भारत में। तो लेकिन भारत को हम एक नई खोज नहीं कहते, क्योंकि यूरोप के लोग भारत के बारे में पहले से जानते थे, भारत के साथ व्यापार कर रहे थे पहले से। उन्होंने एक नए रास्ते की खोज की थी। वास्को डिगामा ने भारत पहुंचने के लिए एक नया रास्ता खोजा था, क्योंकि कुस्तुनतुनिया पर ओटोमन साम्राज्य का नियंत्रण हो गया था और अब वहाँ से व्यापार कर पाना आसान नहीं था। उस रास्ते से भारत से व्यापार कर पाना आसान नहीं था। तो एक नए रास्ते की खोज की आवश्यकता थी, जो की गई 1498 में वास्को डिगामा के द्वारा। और उसके बाद फिर पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज लोग जो है भारत आए और भारत के साथ पहले व्यापार किया, फिर भारत को उपनिवेश बनाया गया। वो सारी कहानी आपको पता है, उसकी चर्चा हम कर चुके हैं पेपर सेकंड में। तो आज हम शुरू करेंगे अमेरिका की बात। और कम से कम अगर हम स्वाधीनता पूर्व की बात करें तो उनका हमारा इतिहास कुछ कुछ मिलता है। हम भी ब्रिटिश उपनिवेश थे और अमेरिका के लोग भी ब्रिटिश उपनिवेश के रूप में रहे। ये अलग बात है कि भारत जो है ब्रिटेन का एक उपनिवेश था, मतलब दो भागों में बटा हुआ था भारत भी, यूँ कहें तो एक ब्रिटिश भारत और एक देशी राजाओं का भारत। वो भी एक तरह से उपनिवेश ही था, लेकिन सिद्धांत रूप में उनकी स्थिति थोड़ी सी अलग थी। अमेरिका में एक नहीं बल्कि कई सारे उपनिवेश थे। तो इसकी बात अभी हम आगे करते हैं। उससे पहले थोड़ी सी बात करें कि हम अमेरिका का संविधान क्यों पढ़ना चाहिए, हमें हमारे लिए क्या महत्व है अमेरिका के संविधान का, ये बात हमें करनी है। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में आप जानते हैं, दुनिया का एक सबसे शक्तिशाली देश है। बड़े राष्ट्रों में अपेक्षाकृत नया देश है, लेकिन सबसे शक्तिशाली है आज की तारीख में।
लेकिन इस सिर्फ शक्तिशाली होने की वजह से हम अमेरिका के संविधान का अध्ययन नहीं करते। अमेरिका के संविधान के महत्व के कारण कुछ अलग हैं। सबसे पहला कारण जिस कारण से अमेरिका के संविधान का महत्व है कि ये सबसे पुराना लिखित संविधान है। जितने संविधान आज प्रचलित हैं उनमें लिखित रूप में विद्यमान ये सबसे पुराना संविधान है। फ्रांस में कई बार संविधान बदल दिए गए, लेकिन अमेरिका का संविधान चल रहा है वैसा का वैसा। संशोधन उसमें हुए हैं लेकिन बदला नहीं गया है उसको। 1789 में जब लागू हुआ 4 मार्च 1789, तब से वो संविधान लगातार उसी रूप में बना हुआ और संशोधन भी बहुत कम हुए हैं। जैसे आपको पता है केवल 27 संशोधन अब तक हुए हैं। और लिखित रूप में पहला लिखित संविधान है ये आधुनिक समय का। पहले कभी प्राचीन में रहा हो तो अलग बात है, लेकिन आधुनिक समय का ये पहला लिखित संविधान है, निर्मित संविधान है, बनाया गया था इसको, जो आज भी चल रहा है उसी रूप में। व्यवहार में उसके कार्य करने के तौर तरीके बदल गए, लेकिन सिद्धांतिक रूप में संविधान वैसा ही है आज भी। दूसरा कारण उसके महत्व का है, संघवाद का आदर्श प्रारूप प्रस्तुत करता है अमेरिका। संघीय शासन प्रणाली, संघीय राज्य की जो अवधारणा है वो, उसको अगर आपको समझना है तो अमेरिका के संविधान को समझ लीजिए, आप समझ जाएंगे उसके आदर्श रूप का। भारत भी संघ है, लेकिन भारत संघ के आदर्श स्वरूप को प्रतिबिंबित नहीं करता। अमेरिका का संविधान संघ के आदर्श रूप का प्रतीक है, उसको दिखाता है। उसमें राज्यों की शक्तियां बड़ी महत्वपूर्ण हैं। संघ शक्तिशाली है अब, लेकिन राज्यों की अपनी शक्तियां हैं, उनका अपना अस्तित्व है जिसको छीना नहीं जा सकता। एक उदाहरण देता हूं सिर्फ मैं आपको। भारत की संसद अनुच्छेद 3 के तहत किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, उस राज्य को टुकड़े कर सकती है, बिना उस राज्य की सहमति लिए भी। उस राज्य की सहमति न भी मिले तो भी कर सकती है। आपको पता है अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर का एक उदाहरण आप देख सकते हैं। 5 अगस्त 2019 को इसी अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 3 के तहत उसके अस्तित्व को ही समाप्त कर दिया सरकार, संघ की संसद ने, और उसको एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में परिवर्तित कर दिया। ये पूरी तरह से संवैधानिक था ये प्रकरण, इसमें कोई गैर कानूनी या गैर संवैधानिक तरीका नहीं अपनाया था सरकार ने या संसद ने। अमेरिका में ऐसा नहीं हो सकता। अमेरिका के बारे में कहा जाता है वो अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। न तो संघ टूटेगा न राज्य टूट सकते हैं। राज्य की सहमति के बिना उसके आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप, सामान्यतः मतलब जैसे नाम बदलना या उसके सीमा में परिवर्तन करना वगैरह वगैरह, नहीं कर सकती संघ सरकार। और बहुत सारी बातें जो हम संघवाद पढ़ेंगे तब उसकी चर्चा करेंगे। तीसरी बात, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत एक फ्रेंच विद्वान थे, मॉन्टेस्क्यू, उन्होंने दिया था। और उन्होंने ये बताया था कि भाई सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये तीनों अंग पृथक पृथक होने चाहिए, यानी इनमें काम करने वाले लोग पृथक पृथक होने चाहिए और उनके काम भी अलग अलग होने चाहिए। एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं होने चाहिए। एक ही व्यक्ति के पास में सारी शक्तियां नहीं होनी चाहिए। इस सिद्धांत को पहली बार क्रियान्वित हुआ ये जाकर के यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वहाँ सरकार के 3 अंग हैं, तीनों की स्वतंत्र शक्तियाँ हैं, तीनों को संविधान से शक्ति मिलती है, तीनों अपने अपने क्षेत्र में स्वायत्तता रखते हैं। कांग्रेस कानून बनाती है, राष्ट्रपति उसको लागू करते हैं और न्यायपालिका न्याय करती है। इसके साथ एक सिद्धांत और जुड़ता है, वो है नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत। उसकी बात हम आगे करेंगे। फिलहाल आप ये जान लें कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित पहला संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का था। चौथी बात, राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली। देखिए उस समय तक जब हम संयुक्त राज्य अमेरिका की में जो है राष्ट्रपति शासन स्थापित हुआ, गणतंत्र की स्थापना हुई, तो वो आधुनिक समय का जो है पहला गणतंत्र की शासन हम उसको कह सकते हैं। वो राष्ट्रपति शासन प्रणाली उन्होंने स्थापित करके दिखाई, सफल रूप में उन्होंने क्रियान्वित करके दिखाई, और उसके बाद दुनिया के बहुत सारे देशों ने उसको अपनाया। उस समय तक ज़्यादातर राजतंत्रों का प्रचलन था ज़्यादातर देशों में। तो राष्ट्रपति शासन प्रणाली या गणतंत्रीय शासन प्रणाली
भी एक प्रमुख विशेषता है जिसके कारण से हम संयुक्त राज्य के अमेरिका के संविधान का अध्ययन करते हैं। न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत एक और महत्वपूर्ण विशेषता वहां की है जिसकी वजह से उस सिद्धांत का अपना अलग महत्व है, अलग पहचान है। संसदीय सर्वोच्चता के बारे में तो आप पढ़ चुके हैं, ब्रिटेन के संविधान के तहत संसद की संप्रभुता हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर न्यायिक सर्वोच्चता, संप्रभुता नहीं कर रहे हैं, सर्वोच्चता कर रहे हैं। न्यायपालिका के पुनरावलोकन की शक्ति जो मिलती है, क्योंकि यह संविधान की सर्वोच्चता होती है यहाँ पर, और संविधान की सर्वोच्चता व्यवहार में वो न्यायपालिका की सर्वोच्चता में बदल जाती है। संविधान के संरक्षण का, उसको सुरक्षित रखने का दायित्व न्यायपालिका पर होता है और इस कारण न्यायपालिका की शक्ति बढ़ जाती है। और अंतिम बात, अमेरिका की सफलता का प्रतीक। ये संविधान आज अगर हम बात करें तो 231 साल पुराना हो गया है और मार्च 2021 में 232 साल पुराना हो जाएगा। 232 सालों जो से लेकर निरंतर ये संविधान चला आ रहा है। ये घोड़ों और बग्घियों का जमाना था जब ये संविधान बना था। ये जो संविधान निर्मात्री सभा का आयोजन हुआ था 1787 में, जिसको फिलाडेल्फिया सम्मेलन कहते हैं, उसमें जो लोग शामिल हुए थे वो घोड़ों और बग्घियों के माध्यम से आए थे, बैठ करके अपने अपनी जगह से इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए। और आज हम चांद पर जाने की बात कर रहे हैं। उस समय भी ये संविधान काम कर सका और आज भी उतना ही प्रभावी है ये। तो और वहाँ से लेकर के अमेरिका की जो सफलता आज है, अमेरिका एक सबसे शक्तिशाली देश बन गया है दुनिया का, उसके इस स्थिति में पहुँचने के पीछे इस संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। क्योंकि राजनीतिक शक्ति के बिना, राजनीतिक सुदृढ़ता के बिना कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। तो अमेरिका जो आगे है आज, वो इसलिए है क्योंकि वहाँ का संविधान एक मजबूत संविधान है, एक अच्छा संविधान है जिसने उसे विकास का रास्ता दिया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं जिनकी वजह से हम अमेरिका के संविधान का अध्ययन करते हैं। अब हम आगे की बात करते हैं। देखिए, अमेरिका के संविधान का जन्म कैसे हुआ, उस कहानी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात तो आप याद रखिए कि अमेरिका के संविधान का निर्माण हुआ है, वो लिखित संविधान है। जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, सर्वाधिक पुराना लिखित संविधान है ये। और इसका निर्माण हुआ था, इसके लिए एक संविधान सभा का आयोजन हुआ था जिसने 25 मई 1787 से लेकर के 17 सितंबर 1787 तक काम किया था संविधान सभा ने। कहाँ हुआ था ये आयोजन? फिलाडेल्फिया अमेरिका में है। वहाँ पर उस समय एक बड़ा शहर हुआ करता था फिलाडेल्फिया, तब उसमें जो है ये आयोजन हुआ था इस संविधान सभा का। और इसमें उस समय जो 12 उपनिवेश थे उनके प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। बाद में जॉर्जिया भी जो है उसमें शामिल हो गया था। तो कुल मिलाकर के ये 53 लोगों ने इसमें भाग लिया था कुल मिलाकर के। शुरुआत में 53 लोग थे, अंत में जब संविधान बन करके तैयार हुआ 17 सितंबर 1787 में इस पर साइन हुए, तो 39 लोगों के साइन इस पर हुए। यानी लगभग 4 माह का समय इनको लगा संविधान निर्माण करने में, और 4 मार्च 1789 से लागू हो गया। अब आप कहेंगे इतना टाइम क्यों लगा बीच में? 17 सितंबर 87 से 4 मार्च, लगभग 1.5 साल का समय क्यों लगा बीच में? तो उसके पीछे कारण था कि ये संविधान सभा जो थी ये संप्रभु संस्था नहीं थी। इसने जो संविधान बनाया वो लागू तब होता जब संबंधित राज्य उसका अनुमोदन कर देते। यहाँ पर राज्य शब्द को सुनकर के आप भारतीय राज्यों की कल्पना मत करिए, क्योंकि आप कहेंगे साहब भारत में भी तो संविधान बना था, तो भारत में तो अनुमोदन नहीं हुआ था, भारत के राज्यों द्वारा तो अनुमोदन नहीं किया गया था। बिल्कुल सही कहेंगे आप, लेकिन वास्तविक स्थिति को समझिए। भारत जो संघ था वो, उसका निर्माण एक इकाई को तोड़ करके टुकड़ों में बांट करके संघ का निर्माण हुआ था। भारत एक था और
प्रशासनिक दृष्टि से पहले संघ बनाया गया और बाद में हमने उसको संवैधानिक दर्जा दिया अपने संविधान के द्वारा। अमेरिका एक नहीं था, वो 13 उपनिवेश थे जो ब्रिटेन से आज़ाद हुए थे, और उन 13 उपनिवेशों ने मिलकर के एक नए राज्य का निर्माण किया था। इसलिए जो संविधान बना था उसका अनुमोदन 13 राज्यों द्वारा किया जाना आवश्यक था। तो इस अनुमोदन में जो समय लगा, उसके बाद 4 मार्च 1789 को संविधान लागू हुआ। तो ये संविधान तो 1787 में बना जैसे, लेकिन एक लंबी प्रक्रिया का, लंबे संघर्ष का परिणाम था ये। संविधान का निर्माण या संविधान बनने की स्थिति तक पहुंचना अपने आप में एक लंबी प्रक्रिया थी। इसको लगभग 150 सालों की प्रक्रिया थी, उसको थोड़ा सा समझ लीजिए आप लोग। और मोटे तौर पर इसके 4 चरण थे। इस कहानी को थोड़ा सा समझ लीजिए, कहानी की तरह सुन लीजिए, ताकि आपको एक बैकग्राउंड पता रहे। मैंने आपको बताया कि 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस पहली बार अमेरिका पहुंचे थे। तो लगभग शुरुआत के 100-125 साल तो कोई विशेष गतिविधियां नहीं रही। उसके बाद 17वीं शताब्दी में 1613 में पहला उपनिवेश स्थापित हुआ ब्रिटेन के द्वारा, ब्रिटेन के लोगों के द्वारा, बल्कि यूरोप से लोगों का मतलब आना जाना शुरू हो गया वहां से। क्रिस्टोफर कोलंबस के बाद यूरोप के लोग अमेरिका में जाकर के बसने लगे। ऐसा नहीं था कि वहाँ पहले लोग रहते नहीं थे, रहते थे पहले, वहाँ की अपनी अलग सभ्यता संस्कृति थी वहाँ की, लेकिन वो आदिवासी संस्कृति के लोग थे वहाँ पर। विकसित सभ्यता नहीं थी वो, आधुनिक जैसे यूरोप की सभ्यताएं थी उस तरह की विकसित नई सभ्यता नहीं थी वहाँ की। तो यहाँ से लोग आने शुरू हुए यूरोप से, और ख़ासकर सबसे ज़्यादा इंग्लैंड से लोग पहुँच रहे थे वहाँ। इंग्लैंड से या यूरोप से लोगों के आने के 2 बड़े कारण थे। एक तो लोग आर्थिक समृद्धि की चाह में अमेरिका पहुंच रहे थे, आर्थिक कारणों से यानी अमेरिका पहुंच रहे थे, पैसा कमाने के लिए, व्यापार करने के लिए लोग निकल रहे थे। और दूसरा कारण था धार्मिक। यूरोप में जो है धार्मिक संघर्ष चल रहे थे कैथोलिकों के बीच में, प्रोटेस्टेंट के बीच में। उन संघर्षों से बचने के लिए लोग वहां पर चले जा रहे थे। इन 2 कारणों से लोग अमेरिका जा रहे थे। धीरे धीरे वहाँ उपनिवेश बसने लगे। उपनिवेश माने नए देश बनाए इन्होंने एक तरह से वहाँ पर। जैसे भारत को एक उपनिवेश बनाया था, वैसे ही संयुक्त राज्य अमेरिका में भी उपनिवेश स्थापित किए अपने उन्होंने। लेकिन भारत में और संयुक्त राज्य अमेरिका के उपनिवेशों में फ़र्क ये था कि भारत में यूरोपियंस की संख्या बहुत कम थी, वो केवल यहाँ प्रशासन चला रहे थे, शासन चला रहे थे। अमेरिका में जो यूरोप के लोग थे वो बहुत ज़्यादा संख्या में पहुँचे थे वहाँ। वो नागरिक भी थे और शासक भी थे वहाँ पर, दोनों प्रकार, दोनों भूमिकाओं में थे वो वहाँ पर। और भारत में और अमेरिका के उपनिवेशों में फ़र्क एक और था। भारत में भारतीयों को आज़ादी नहीं थी क्योंकि अंग्रेज शासक थे, तो वो भारतीयों को अपने से कमतर मानते थे। लेकिन अमेरिका के जो शासक थे और शासित वर्ग दोनों एक ही था, तो वहाँ के उपनिवेशों को ज़्यादा आज़ादी थी आंतरिक मामलों में। एक तरह के वो अधिराज्य स्थिति में थे, डोमिनियन स्टेटस उनको प्राप्त था एक तरह से। इंग्लैंड की तरफ से ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं होता था, जैसे भारत में हस्तक्षेप था इंग्लैंड का, उस प्रकार से हस्तक्षेप वहाँ पर नहीं था। वो आंतरिक मामलों में स्वतंत्र थे, केवल विदेश नीति और प्रतिरक्षा के मामले में इंग्लैंड का वहाँ दखल था, बाकी आंतरिक मामलों में वो स्वतंत्र थे। तो इस प्रकार से 1613 से लेकर के 1775 तक कुल मिलाकर के 13 उपनिवेश स्थापित हुए अमेरिका में। और ये जो उत्तरी अमेरिका का जो भाग है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात कर रहे हैं। अमेरिका 2 है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, 2 महाद्वीप हैं। हम उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप की बात कर रहे हैं। तो जहाँ पर ये उपनिवेश स्थापित हुए, ये अटलांटिक महासागर के किनारे किनारे पर स्थापित हुए। तो ये पहला चरण था एक तरह से। दूसरा, स्वाधीनता संग्राम तथा उपनिवेशों की स्वतंत्रता। तो देखिए क्या होता है, 1760 तक तो कोई बड़ी विशेष समस्या नहीं रही वहाँ पर। इस बीच में आपको पता है इंग्लैंड में सप्तवर्षीय युद्ध हुआ,
जिसको कर्नाटक वॉर कहते हैं, इंडिया फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में खासकर हुआ। इस भारत में भी चला एक 7 सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं। उसमें इंग्लैंड की विजय तो हुई, लेकिन आर्थिक दृष्टि से इंग्लैंड की स्थिति बहुत खराब हो गई। जैसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद की स्थिति थी, वैसे ही लगभग इस सप्तवर्षीय युद्ध के बाद की स्थिति थी। तो इंग्लैंड ने अपनी इस युद्ध में जो हानि हुई आर्थिक, उसकी भरपाई करने के लिए इन अमेरिकी उपनिवेशों पर कर बढ़ा दिए, व्यापारिक नियम ऐसे बना दिए ताकि उनका शोषण होने लगा। इसका वहाँ पर विरोध हुआ। उन्होंने कहा भाई आप हमें प्रतिनिधित्व तो दे नहीं रहे हो संसद में और हम पे कर लगा रहे हो। तो उन्होंने एक नारा दिया, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, इसको हम कहते हैं। और इस प्रकार से इनका विरोध शुरू हो गया। बोस्टन टी पार्टी का नाम आपने सुना होगा। चाय से लदे हुए जहाज़ों को डुबो दिया गया था बोस्टन के बंदरगाह पर 1773 में। और फिर 1775 से एक खुले युद्ध की शुरुआत हो गई उपनिवेशों और ब्रिटेन की सेनाओं के बीच में। और ये कुल मिलाकर के 1783 में आखिरकार ये समाप्त हुआ। हालांकि युद्ध तो 81 में ही समाप्त हो गया, 1783 में इंग्लैंड ने और उपनिवेशों के बीच में संधि हो गई थी, पेरिस की संधि जो हुई, उसके बाद अमेरिका के इन उपनिवेशों को मान्यता दे दी थी ब्रिटेन की सरकार ने। तो ये लगभग 8 वर्ष का जो समय था, ये वहाँ का स्वाधीनता संग्राम कहलाता है। और इस स्वाधीनता संग्राम के बाद कुल मिलाकर के 13 उपनिवेश आज़ाद हुए वहाँ पर। अच्छा, इस स्वाधीनता संग्राम में जो नेतृत्व किया वो था जॉर्ज वॉशिंगटन। ये जनरल थे, सैन्य, इनके नेतृत्व में एक सेना बनाई गई, नागरिक सेना, और उसने युद्ध का संचालन किया। ये पहले राष्ट्रपति भी बने आगे चल करके। संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले और दूसरे राष्ट्रपति यही थे, 8 साल तक राष्ट्रपति रहे। तो इस प्रकार से 13 उपनिवेश आज़ाद हुए। और इसी बीच 1777 में तीसरे चरण की बात करते हैं हम, परिसंघ का निर्माण। परिसंघ मतलब एक ढीला ढाला संघ जिसमें केंद्र की सरकार कमजोर होती है, राज्य मजबूत होते हैं। इन 13 राज्यों ने आपस में मिलकर के एक परिसंघ बनाया। एक नहीं हुए वो, लेकिन कुछ मामले केवल व्यवस्था के लिए या इस संघर्ष को चलाने के लिए उन्होंने एक केंद्र सरकार जैसी बना ली, जो बहुत कम शक्तियों वाली थी, जो राज्यों पर निर्भर थी पूरी तरह से अपने निर्णयों की कार्यान्वयन के लिए। ढीला ढाला संघ कह सकते हैं, की स्थापना की इन्होंने। और ये दौर चला 1787 तक। 1777 में ये जो है इस पर सहमति बन गई थी और 1781 में इसकी स्थापना हो गई थी। 1783 तक में संयुक्त राज्य अमेरिका के इन उपनिवेशों को अमेरिका के इन उपनिवेशों को ब्रिटेन द्वारा मान्यता दे दी गई। और 1787 तक, लगभग 6 वर्ष तक, ये परिसंघीय व्यवस्था चलती रही, ढीला ढाला संघ। और उसके बाद सन 1787 में जब ये महसूस किया, यहाँ की जो नीति निर्माता थे, बड़े नेता थे, राजनेता थे उस समय, उन्होंने ये महसूस किया कि भाई इस व्यवस्था के अंतर्गत तो हम आगे ज़्यादा बढ़ नहीं पाएंगे और एकता जरूरी है हमारे बीच में, क्योंकि वरना ये यूरोपीय शक्तियाँ फिर से हम पे कब्जा कर लेंगी। तो इन्होंने अपने आप को एक संविधान सभा का आयोजन किया। चौथे चरण पे हम पहुंच रहे हैं। संविधान सभा का आयोजन किया इन्होंने फिलाडेल्फिया में 25 मई से। ये संविधान सभा के लोग बैठे और इन्होंने लगभग 4 महीने तक विचार विमर्श करके सितंबर 17 सितंबर 1787 को ये संविधान बना करके उस पर हस्ताक्षर कर दिए थे। और इस प्रकार से ये एक नया संघीय संविधान तैयार किया इन्होंने। इसमें कई सारे मुद्दों पर इन्होंने चर्चा की, खास करके किस प्रकार का संघ बनना चाहिए, राज्यों की शक्तियां कैसे सुरक्षित की जा सकती हैं, तमाम बातों पर विचार विमर्श के बाद 1787 में इनका संविधान बन करके तैयार हो गया था। और जब अनुमोदन मिल गया 9 राज्यों का, 13 में से 2/3 राज्यों का अनुमोदन आवश्यक था, तो 2/3 राज्यों ने जब अनुमोदन कर दिया इस संविधान का, तो ये 4 मार्च 1789 से ये संविधान लागू हो गया। तो इस प्रकार से ये संविधान निर्माण की प्रक्रिया थी,
जॉर्ज वॉशिंगटन जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वही इस संविधान सभा के भी अध्यक्ष थे। वो उस सेना के अध्यक्ष भी थे, कमांडर थे एक तरह से, जिसने स्वाधीनता के लिए संघर्ष किया। उस संविधान सभा के अध्यक्ष थे जिसने संविधान का निर्माण किया, और फिर पहले 8 साल तक उन्होंने देश के राष्ट्रपति की भूमिका भी निभाई, संविधान को कार्यान्वित करने का काम भी किया। तो इस प्रकार से बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी जॉर्ज वॉशिंगटन की। इसके अलावा एक हैमिल्टन थे, एक जेम्स मेडिसन थे, उनकी भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। एक बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, उनकी बड़ी भूमिका रही। कुल मिलाकर के इस प्रकार से ये संविधान बन करके तैयार हुआ और लागू हुआ। इस लेक्चर में हम यहीं तक रखते हैं। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे संविधान की विशेषताओं के विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।